नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे थे, इसमें जो प्रथम चैप्टर संवैधानिक विकास पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने संविधान के विकास के बारे में यानी संविधान का बनना और उसका आंशिक तौर पर लागू होना और उसका पूर्ण तौर पर लागू होना देख लिया था। ठीक, आज इसमें जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर आज हम बात करेंगे। संविधान की विशेषताएं। ठीक, तो देखो, सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की कि यह विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। ठीक, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि इसके बनने में या इसके निर्माण में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है। अवलोकन किया गया। ठीक, अगली विशेषता क्या है कि इसके बनने में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक विद्वान है आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि ये जो भारतीय संविधान है, इसका झुकाव यानी संविधान का एकात्मकता या संघीय व्यवस्था या संघ की ओर है। संघीय व्यवस्था की ओर है। ठीक, तो प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है? तो आपका आंसर होगा आइवर जेनिंग्स। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, इसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति हैं टी प्रकाशम। इन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। उधार का थैला कहा है। इन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ उधार का थैला है। क्यों? क्योंकि यह 60 देशों के संविधान पर आधारित है। तो उन्होंने कहा है कि ये क्या है? उधार का थैला है। ठीक है, तो ये संविधान की विशेषताएं हैं। इसके बाद अब हम आगे इस पर बात करते हैं। वो बात नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? ठीक, अब हम बात करते हैं कि कहां से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। वहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, विभिन्न
देशों का भारतीय संविधान पर प्रभाव, संविधान पर प्रभाव यानी कहां से क्या लिया गया है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। वो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम ये देखेंगे कहां से क्या लिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो देखो, सबसे पहला संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली यानी भारतीय संविधान में अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो वो किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। क्लियर हो रहा है ना? दूसरा यहां से और क्या लिया गया है? विधि का शासन। विधि का शासन यानी कहने का मतलब जो शासन पद्धति होगी वो किसके अनुसार होगी? विधि के अनुसार होगी। ठीक, तो ये विधि के शासन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा आप देखेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे विधि निर्माण। विधि निर्माण, इसके अलावा और क्या? विधि निर्माण। और ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं? ब्रिटेन से ली। क्लियर? ठीक, अगला हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अमेरिका, यूएसए। यानी अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, इनको हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन की शक्ति। देखो, विलोकन की शक्ति, ठीक, का जो प्रावधान है ये भी भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक चीज ध्यान रखना, जो चीजें यहाँ पर वर्णित की जा रही है, यहाँ लिखी जा रही है, उन पर विस्तृत चर्चा होगी जब इनका टॉपिक आएगा उस समय पर। ठीक है, तो यहाँ चर्चा करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनकी चर्चा की जाएगी, क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या है मौलिक अधिकार, क्या है प्रस्तावना। जब इनके टॉपिक आएंगे तो उसमें इस पर विस्तृत चर्चा की जाए। अभी हम केवल इतना देखेंगे कि कहां से क्या लिया गया है, बस इतनी बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना ली गई, मौलिक अधिकार लिए गए, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रावधान को भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम यानी हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों का हटाया जाना, न्यायाधीशों का हटाया जाना यानी कैसे हटेंगे, क्या होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, इन सारी चीजों का जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। क्लियर हो रहा है ना? तो इसमें आप दो तीन चीजें मुख्यतः याद रखेंगे, एक तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं।
न्यायिक पुनर्विलोकन भी कई बार पूछा गया है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं? अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से। क्लियर हुआ? अगला जो देश है उसकी हम बात करते हैं, वो है कनाडा। वो क्या है? कनाडा। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया उसकी हम बात कर लेते हैं। कनाडा। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? कनाडा। तो पहला संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था यानी भारत में जो संघीय व्यवस्था का प्रावधान अपनाया गया है वो कहां से अपनाया गया है? कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। कहां से अपनाया गया है? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। किसके पास होना? केंद्र के पास होना। तो इस बात का भी जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति का भी जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह है कि उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी होना या होने का प्रावधान जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। क्लियर हुआ? ठीक। अब हम बात करते हैं अगला देश। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करते चलें। ठीक। इसके अलावा अगला जो देश है उसकी अगर हम बात करें वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान यानी समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक। दूसरा, संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान, बैठक का प्रावधान। तो ये भी हमने कहां से लिया गया है? लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। क्या होती है समवर्ती सूची, क्या होती है संयुक्त बैठक, ये टॉपिक में देखेंगे डिटेल में। ठीक है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्लियर? इसके अलावा अगला जो देश है वो है रूस। रूस का मतलब है यूएसएसआर, पहले इसको यूएसएसआर बोलते थे। तो यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो सबसे पहले यहां से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है? यूएसएसआर या रूस के संविधान से। क्लियर हो रहा है ना? दूसरा, एक प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान, न्याय का प्रावधान यानी प्रस्तावना में भी कुछ न्याय का प्रावधान आपको दिखाई देगा। जब आप प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको कुछ न्याय करने का वर्णन वहां पर मिलता है। तो प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान हो या मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया, वो कहां से लिया गया है? रूस या यूएसएसआर के संविधान से। क्लियर हुआ? अगला है, अगला जो देश है उसकी हम बात करते हैं तो वो है जर्मनी। जर्मनी। अगला जो देश है वो है जर्मनी। तो जर्मनी से अगर हम देखेंगे तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान यानी भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से शामिल किए गए हैं? तो वो किए गए हैं जर्मनी के संविधान से। कहां के संविधान से? जर्मनी के संविधान से। क्लियर हो रहा है ना?
ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे अगला देश है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी किस तरह से संविधान का संशोधन होगा, क्या क्या प्रावधान होंगे, उन सारी चीजों का वर्णन हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के। इसके अलावा राज्यसभा में, राज्यसभा में या इसी को कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं, उच्च सदन, राज्यसभा कह लो या फिर क्या कह लो, उच्च सदन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये सॉरी, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो भी हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक, किस तरह से राज्यसभा में सीटों का निर्धारित होता है, उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, इन सारी चीजों का प्रावधान हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। क्लियर। अगला जो देश है वो है आपका जापान। अगला जो देश है वो कौन है, जापान। तो जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ब्रिटेन और जापान के संदर्भ में। ब्रिटेन से विधि का शासन लिया है, विधि का शासन, यानी विधि के शासन की प्रक्रिया जो ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है वो कहां से ली गई है, जापान के संविधान से। थोड़ा बहुत अंतर है, जब हम मूलाधिकार देखेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर कि क्या होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और क्या होती है विधि का शासन प्रक्रिया। तो इसको हम देखेंगे कहां पर, मूलाधिकार टॉपिक। क्लियर हो रहा है ना। तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्लियर हो रहा है ना। इसके अलावा अगला जो देश है वो है आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड। कई बार प्रश्न पूछा जाता है इससे, आयरलैंड। तो आयरलैंड से सबसे पहले लिए गए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। क्लियर हो रहा है ना। इसके अलावा आप देखेंगे आयरलैंड से ही और क्या लिया गया है, राज्यसभा में, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया। किस तरह से सदस्य नामांकित करेंगे, कौन सदस्य शामिल होंगे, कितनी एज होगी, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहां के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा एक चीज और ली गई है यहीं से, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्लियर हो रहा है ना। ठीक, अब एक देश और बचता है। अगला जो देश है वो है फ्रांस। वो क्या है, फ्रांस। ठीक है। तो फ्रांस से क्या लिया गया है, तो पहली चीज, जो सबसे पहले पॉइंट जो फ्रांस से लिया गया वो है स्वतंत्रता, समानता, समानता एवं बंधुत्व, यानी भाईचारे की, बंधुत्व की भावना। और इनको हमने कहां शामिल किया है, प्रस्तावना में। कहां पर शामिल किया है, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, ये हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए हैं। कहां के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो ये जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना जो शब्द हैं प्रस्तावना में जो शामिल किए गए, ये कहां से लिए गए हैं,
फ्रांस के संविधान से लिए गए। क्लियर हुआ? ठीक, कोई समस्या किसी को? हाँ भाई, कोई समस्या यहां तक? ठीक ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा इसी में, वो है संविधान के महत्वपूर्ण भाग। संविधान के महत्वपूर्ण भाग। ठीक, तो हम इनको चर्चा करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे किसमें क्या है, और आर्टिकल भी देखेंगे कहां से कितना आर्टिकल किसमें है। क्लियर हो रहा है ना? तो हम अब बात करते हैं किसकी? संविधान के महत्वपूर्ण भाग की। क्लियर हुआ? ठीक, अरे ये 30 मिनट की वीडियो हो जाए, बता देना मुझे। हाँ, संविधान के महत्वपूर्ण भाग। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1। ठीक, भाग 1 में क्या है? तो वो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ, अच्छा पहली चीज, एक मिनट, संविधान के महत्वपूर्ण भाग, कुछ बेसिक चीजें, डिटेल बेसिक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो, अगर हम बात करें संविधान में कुल भाग, संविधान में कुल भाग अगर हम देखें तो कितने हैं? 22 भाग। कितने हैं? 22 भाग। ठीक, अब देखो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुछ किताबों में लिखे हुए हैं 25 भाग। कितने भाग? 25 भाग। तो देखो 25 नहीं है, 25 भाग नहीं है, भाग 22 ही हैं, लेकिन इनके कुछ खंड हो गए हैं। जैसे मान के चलो 4 का हो गया, हाँ 4 का क्या हो गया? का हो गया, तो उसको अलग अलग काउंट कर लिया है, तो इसीलिए वो कितने हो जाते हैं? 25 भाग हो जाते हैं। तो कुछ किताबों में 25 भाग लिखे हुए हैं, लेकिन मूल संविधान में अगर हम बात करेंगे तो कितने भाग हैं? 22। मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो भाग हैं वो कितने हैं? 22 हैं। इतना ध्यान रखना। क्लियर हो रहा है ना? अब हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण उन सभी भागों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाग 1। भाग 1 क्या है इसमें? तो इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है किसमें? भाग 1 में। और आर्टिकल अगर आप इसमें देखेंगे तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके कहां तक? 4 तक। अच्छा एक चीज वैसे भी समझो, मान के चलो छोटे स्तर पर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी टेरिटरी निर्धारित कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? उसके लिए एक एरिया निर्धारित होना चाहिए। एरिया का ही वर्णन सबसे पहले आएगा। आप अपना घर बना रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि घर के नियम कानून पहले बना देंगे। पहले क्या करेंगे? घर होना चाहिए, और घर के लिए क्या होनी चाहिए? जगह होनी चाहिए, एक निर्धारित क्षेत्र तो होना चाहिए कि इतने क्षेत्र में हमारे नियम कानून चलेंगे। ऐसा थोड़ा ही कि हर जगह आपके नियम कानून चल जाएंगे। पहले क्या चलेंगे? एक निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए, उसी क्षेत्र में आपके नियम कानून चल पाएंगे। ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं चल पाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो इसी यही रहा कि भारत में भी सबसे पहले क्या निर्धारित करेगा? भारत का संविधान क्या निर्धारित करेगा? अपने लिए एक क्षेत्र निर्धारित करेगा। तो उसने क्षेत्र निर्धारित कर लिया किसमें? भाग 1 में। और कहा कि भाग 1 किसकी बात करता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कौन कौन शामिल होगा, क्या होगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन भाग 1 कहता है कि ये संघ है और ये इसका क्या है? राज्य क्षेत्र है। और ये किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं भाग 2। किसकी बात करते हैं? भाग 2। ठीक, अब जब हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र निर्धारित कर लिया तो अब किसकी बात करेंगे? उसमें रहने वाले लोगों की, कि कौन लोग इसमें रहेंगे। भाई हमने एक निर्धारित कर लिया क्षेत्र कि इतना क्षेत्र हमारा है, तो अब इसमें रहने वाले लोगों की बात करते हैं। हाँ, तो दूसरा जो भाग है वो किसकी बात करता है? नागरिकता। किसकी बात करता है? नागरिकता की बात करता है। क्लियर हो रहा है ना? और नागरिकता के लिए जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 5 से लेके कहां तक हैं? 11। 5 से लेके कहां तक? 11 तक। देखो क्रम से समझेंगे।
सबसे पहले उसने क्षेत्र निर्धारित किया, दूसरे नंबर पर उसने नागरिक बता दिए कि कौन नागरिक होंगे। क्लियर हो रहा है ना, यहां तक कोई समस्या? अब जब नागरिक होंगे तो उनके कुछ अधिकार होंगे या नहीं होंगे? भाई बताओ, उनके क्या होंगे? कुछ अधिकार होंगे। तो भाग 3 संविधान का भाग 3 किसकी बात करता है? मौलिक अधिकारों की बात करता है। भाग 3 किसकी बात करें? नागरिकों के जो अधिकार है उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? मौलिक या मूल अधिकार, एक ही बात है, मूल अधिकार। क्लियर हो रहा है ना, मौलिक या मूल अधिकार की बात करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेके कहां तक? 35 तक। 12 से लेके कहां तक? 35 तक किसकी बात करता है? मूल अधिकार की बात करता है। क्लियर हो रहा है ना? देखो हर चीज क्रम से समझेंगे। सबसे पहले क्या निर्धारित किया उसने? क्षेत्र। बताया ये मेरा क्षेत्र है, तो भाग 1 क्षेत्र, आर्टिकल 5 से लेके 11। दूसरे नंबर पर उसने बताया कि इसमें रहने वाले लोग कौन है? मेरे नागरिक हैं, तो नागरिकता की बात करता है भाग 2, कहां से कहां तक? 5 से लेके 11 तक। और तीसरे नंबर पर उसने कहा कि जो मेरे नागरिक होंगे उनके ये मूल अधिकार होंगे। तो तीसरे भाग जो 3 है वो किसकी बात करता है? मूल अधिकारों की बात करता है। क्लियर हो रहा है ना, किसकी बात करता है? मूल अधिकारों की। और मूल अधिकारों में कहां से कहां तक? 12 से लेके 35 तक। अब बात करते हैं भाग 4 की। किसकी बात करते हैं? भाग 4। ठीक, अब भाग 4 कहता है, देखो समझो सारी चीजें, यहां मूल अधिकार दे दिए, यहां क्या दे दिए? मूल अधिकार दे दिए। तो मूल अधिकारों को करने के लिए, उनको लागू करने के लिए भी तो कोई कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भाई हम किसी को मूल अधिकार प्रदान करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ सुविधाएं उनको देनी पड़ेंगी। तो चौथा जो भाग है उस सुविधाओं की बात करता है कि राज्य आपको ये देगा, राज्य आपको ये करेगा, राज्य आपके लिए ये करेगा। और उसको हम कहते हैं क्या? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। क्लियर हो रहा है ना? इनको हम डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर हो रहा है ना? तो भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व। कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। कहां तक? 51 तक। क्लियर हो रहा है ना? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक किसकी बात करता है? नीति निदेशक तत्वों की। यहां तक कोई समस्या? ठीक, इसके बाद अगला जो भाग है वो है भाग 4 का। भाग 4 का, ठीक, भाग 4 का। और इसमें क्या है? जब नीति निदेशक आपको मूलाधिकारों को करने के लिए नीति निदेशक दे दिए, समझ में आ रहा है ना? अब मान के चलो कोई संस्था बना दी, आपका अधिकार था शिक्षा का। आपका अधिकार था किसका? शिक्षा का, कि भाई मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो तो हो गया मूलाधिकार। राज्य ने आपके लिए विद्यालय बना दिया, तो ये क्या हो गए? नीति निदेशक तत्व। राज्य ने आपकी शिक्षा के लिए क्या बना दिए? विद्यालय बना दिए। आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा ही है कि आप जाके और विद्यालय को ही गिरा दो, या विद्यालय का गलत तरीके से कोई उपयोग करने लगो, ऐसा थोड़ा ही होगा। तो इसके लिए एक नया टर्म जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया, उसको कहते हैं भाग 4 का। और इसमें रखा गया क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या रखे गए? मौलिक कर्तव्य। यानी आपके राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इन संस्थाओं के प्रति जो राज्य ने बना के दी है उनके प्रति क्या कर्तव्य होंगे, वो रखे गए किसमें? भाग 4 का में। और आर्टिकल अगर हम बात करें आपसे, तो आर्टिकल देखेंगे तो वो है 51 का। 51 का। क्लियर हुआ? ठीक, यहां तक कोई समस्या किसी को? समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये सारी चीजें उसने प्रारंभिक अवस्था में कर दी, प्रारंभिक पॉइंट उसने दे दिए। ठीक, अब इसके बाद जो अगला भाग होगा वो बात करेगा अब कहां से। अब हम भाई हमने राज्य निर्धारित कर दिया, नागरिक भी निर्धारित कर दिए, उनके मौलिक अधिकार निर्धारित कर दिए, उनके नीति निदेशक तत्व भी निर्धारित कर दिए, मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए नीति, और फिर नीति निदेशक तत्वों को संरक्षित करने के लिए क्या निर्धारित कर दिए? मौलिक कर्तव्य निर्धारित कर दिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, ये जो भाग 4 का है, यहीं पे अगर लिखना चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो भाग 4 का है, अगर हम इसकी बात करें
या आगे ही देखेंगे इसको, जब इसको मूल पढ़ाएंगे तो उसी में देखेंगे, आप परेशान नहीं रहो, वहां जाके ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद अगला जो भाग है वो क्या है, भाग 5। भाग 5 क्लियर हो रहा है ना, भाग 5। अब देखो एक एक करके सबकी शक्तियों का वर्णन करेगा, समझ में आ रहा है ना, यानी अब यहां से शक्तियां निर्धारित करेगा कि क्या शक्तियां होंगी। तो भाग 5 किसकी बात करता है, संघ या संघ की शक्तियां, संघ की शक्तियों की बात करता है, संघ की शक्तियों की बात करता है भाग 5। क्लियर हो रहा है ना, यानी आप कह सकते हैं कि भाग 5 जो है संघ की शक्तियां कौन करेगा, संघ की कार्यपालिका निर्धारित करेगी। तो संघ की शक्तियों की बात करता है, अर्थात तो संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की बात करता है कौन सा भाग, भाग 5। क्लियर हो रहा है ना। और अगर इसमें आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल 52 से लेके, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक, 151 तक इसमें आर्टिकल शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि जो भाग 5 है, अब एक एक करके सबकी व्यवस्था की बात कर रहा है। तो पहले कौन आएगा, संघ। तो संघ की शक्तियां क्या होंगी, संघ की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, संघीय कार्यपालिका करेगी। कैसे करेगी, इसी के अंतर्गत आप राष्ट्रपति देखेंगे, इसी के अंतर्गत आप संसद देखेंगे, इसी के अंतर्गत आप प्रधानमंत्री देखेंगे, विभिन्न भिन्न पद इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 51 तक आप देखेंगे, क्रम से देखेंगे। क्लियर हुआ। और ध्यान रखना यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है, संविधान का क्या है, सबसे बड़ा भाग। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो वो क्या है, भाग 5। क्लियर हो रहा है ना, कोई समस्या किसी को, हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखें भाग 6, अगला बात किसकी करता है, भाग 6। ध्यान रखें भाग 5 में किसकी, संघीय कार्यपालिका की बात की गई है, किसकी बात की गई है, संघीय कार्यपालिका की। तो भाग 6 है वो किसकी बात करेगा, राज्य की, किसकी बात करेगा, राज्य की। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की शक्तियां, और इनका प्रयोग करेगा कौन, राज्य की कार्यपालिका। कौन प्रयोग करेगा इनका, राज्य की कार्यपालिका। क्लियर हो रहा है ना। तो राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन है वो किसमें है, भाग 6 में। और आप देखेंगे आर्टिकल में, अगर आप देखेंगे इसमें तो आर्टिकल 152 से लेके, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक, तो आर्टिकल 152 से लेके 237 तक किसकी बात करता है, किसमें बढ़ते हैं, भाग 6 में। और ये बात किसकी करता है, राज्य की कार्यपालिका की, किसकी बात करता है, राज्य की कार्यपालिका की। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक क्लियर। अब बात करते हैं भाग 7, अगला जो भाग है वो क्या है, भाग 7। ठीक, अगला जो भाग है वो क्या है, भाग 7। और जो भाग 7 है आप देखेंगे इसमें पहली अनुसूची में वर्णित राज्यों की बात करता है, पहली अनुसूची में वर्णित राज्यों की बात करता है। ध्यान रखना पहली अनुसूची में जो राज्य थे उनकी बात करता है, ये पहली अनुसूची में वर्णित राज्यों की बात करता है। और ये था आर्टिकल 238। लेकिन ध्यान रखें वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्लियर हो रहा है ना। तो वर्तमान में भाग 7 को क्या कर दिया है, निरसित कर दिया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं भाग 8 की, किसकी बात करते हैं, भाग 8। भाग 8, और जो भाग 8 है वो बात करता है किसकी, संघ राज्य क्षेत्र की। किसकी बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र, या फिर आप इनको कह सकते हैं यूटी प्रदेश, यूनियन टेरिटरी प्रदेश, यूटी प्रदेशों की कार्यपालिका, यूटी प्रदेशों की क्या कार्यपालिका। ठीक, तो यूटी प्रदेशों की कार्यपालिका कैसे निर्धारित होगी, क्या होगा, कैसे चलेगी, वहां पर क्या, कौन नियुक्त होगा, कौन नियुक्त नहीं होगा, इन सारी चीजों की जो बात करता है वो करता है कौन सा आर्टिकल,
आर्टिकल वो कौन सा भाग? भाग 8। और आर्टिकल अगर हम इसमें देखेंगे तो 239 से लेके 242 तक, आर्टिकल 239 से कहां तक? 242 तक किसकी बात करता है? संघीय कार्यपालिका या संघ राज्य क्षेत्र की कार्यपालिका की बात करता है, यूटी प्रदेशों की कार्यपालिका। क्लियर हो रहा है ना? इसके अलावा अगला जो भाग है वो है भाग 9। भाग 9 और भाग 9 अगर हम देखेंगे तो वो बात करता है किसकी? पंचायतों की। किसकी बात करता है? पंचायतों की। पंचायतों की बात करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 243 यानी पंचायतों का गठन किस तरह से होगा, क्या होगा, कैसे पंचायतों का गठन किया जाएगा, कैसे ग्राम पंचायतों का, कैसे क्षेत्र पंचायतों का, इन सारी चीजों का वर्णन है किसमें? भाग 9 में। और भाग 9 में जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक? आर्टिकल 243। ठीक है। इसके बाद अगला जो भाग है वो है भाग 9 का, ध्यान रखें, भाग 9 पंचायतों की बात करता है और भाग 9 का नगर पालिका किसकी बात करता है? नगर पालिका की बात करता है। और इसमें भी आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 243। क्लियर हो रहा है ना? तो भाग 9 का नगर पालिका की बात करता है और आर्टिकल क्या है इसमें? 243। अगला है भाग 9 खा। भाग 9 खा और इसमें सहकारी समितियां, सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन है इसके अंदर। और ये भी आप देखेंगे तो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 243 के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है ना? तो ये भाग 9 का और 9 खा, इसमें क्या है? सहकारी समितियों का गठन है। तो किस तरह से सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, क्या होगा, इन सारी चीजों पर बात करता है। भाग 9 का 9 पंचायतों पर, भाग 9 का नगर पालिका पर और भाग 9 का सहकारी समितियों के गठन पर बात करता है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। अगला है भाग 10। ठीक। अगला है क्या? भाग 10। और भाग 10 की अगर हम बात करें तो वो SC ST क्षेत्र का प्रशासन, SC ST क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है कि कैसे SC ST क्षेत्र का निर्धारित कौन करेगा, कौन सा क्षेत्र SC क्षेत्र कहलाएगा, कौन सा ST क्षेत्र कहलाएगा। और फिर अगर निर्धारित हो गया है तो उसमें प्रशासन किस तरह से संचालित किया जाएगा, कौन प्रशासन करेगा, इस पर बात करता है भाग 10। और आर्टिकल अगर इसका देखेंगे तो वो है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244। क्लियर हो रहा है ना? तो ये किसकी बात करता है? SC ST क्षेत्र के प्रशासन की बात करता है। क्लियर। अगला है भाग 11। ठीक। अब कौन सा है? भाग 11। तो देखो पीछे आपने देखा एक चीज, यहां तक आपने देखा भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, 2 नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार, 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 का मौलिक कर्तव्य, 5 क्या है? संघ की शक्तियां, और 6वां क्या है? राज्य की शक्तियां। क्लियर हो रहा है ना? अब एक चीज बताओ, अगर संघ अपनी मनमानी करने लगेगा और राज्य अपनी मनमानी करने लगे तो क्या ये जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो संचालित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। या संघ अपनी मनमानी करने लगे और ये जो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र हैं, समझ में आ रहा है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये अपनी मनमानी करने लगे तो क्या कोई व्यवस्था संचालित हो पाएगी सही तरीके से? नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है? भाग 11 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? भाग 11। और ये भाग 11 संघ एवं राज्यों, संघ एवं राज्यों के मध्य, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संघ राज्यों के मध्य संबंध पर आधारित है कि किस तरह का संबंध होगा संघ और राज्य के मध्य में। समझ में आ रहा है ना?
संघ और राज्य के मध्य में किस तरह का संबंध होगा, इनकी बात करता है कौन सा भाग, भाग 11। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 245 से लेके 263 तक इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का वर्णन कि किस तरह के संबंध होंगे राज्य और संघ के मध्य में। केंद्र सरकार में कौन प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन राज्य में होगा, राज्य सरकार किस तरह से केंद्र सरकार के साथ संपर्क में रहेगी, क्या होगा, इसी में सारी चीजों का वर्णन है, लेकिन संबंध आपस में कैसे होंगे। क्लियर हो रहा है ना, इस पर बात करता है कौन सा भाग, भाग 11। क्लियर हो रहा है ना। अगला देखें, अगला है भाग 12। भाग 12 यानी भारतीय संविधान का जो भाग 12 है, अगर हम इसकी बात करें तो वो वित्त यानी वित्त की व्यवस्था क्या होगी, कौन सी वित्तीय व्यवस्थाएं होंगी, वित्त, संपत्ति, संपत्ति एवं उनके बाद का बात करता है। यानी कौन सी संपत्ति राज्य की होगी, कौन सी संपत्ति केंद्र की होगी, कौन से वित्तीय मामले केंद्र सरकार देखेगी, कौन से वित्तीय मामले राज्य सरकार देखेगी, और उनके मध्य में अगर कोई विवाद है, उनके मध्य में क्या है, कोई विवाद है, कोई वाद है, तो उसका निपटारा किस तरह से होगा, ये बात करता है कौन सा भाग, भाग 12। और अगर इसमें हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 264 से लेके 300 का तक, 300 का, क्लियर हो रहा है ना। तो आर्टिकल 264 से लेके 300 का तक किसमें शामिल है, भाग 12 में, जो किसकी बात करते हैं, वित्त, संपत्ति और उनके बाद की बात करते हैं, उनके मध्य में क्या विवाद होंगे, इन सारी चीजों पर बात करते हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगला भाग, भाग 13। भाग 13, और ध्यान रखें जो भाग 13 है तो ये भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की बात करता है। किसकी बात करता है, भारत के भीतर, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की बात करता है। यानी इसमें यह निर्धारित किया गया है कि आंतरिक व्यापार किस तरह से होगा, कौन सा व्यापार ऐसा है जो केंद्र सरकार कर पाएगी, कौन सा व्यापार ऐसा है जो राज्य सरकार करेगी, कौन सा व्यापार ऐसा है जिस पर केंद्र सरकार टैक्स वसूलेगी, कौन सा व्यापार ऐसा है जो राज्य सरकार वसूलेगी, और उनमें भी कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे राज्यों के अंदर जो केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसा भी तो होता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलेगी उसमें राज्यों का अधिकार कितना होगा, व्यापार वाणिज्य पर किसका अधिकार होगा, इन सारी चीजों की बात करता है कौन सा भाग, भाग 13। और इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल 301 से लेके 307 तक, आर्टिकल 301 से लेके कहां तक, 307 तक भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की बात करता है। क्लियर हुआ। अगला है भाग 14। अगला कौन सा भाग है, भाग 14। और भाग 14 जो बात करता है वो बात करता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस, समझ में आ रहा है ना, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, आईएफएस हैं, आईआरएस हैं। तो जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं की बात करता है कौन सा भाग, भाग 14। तो क्या लिखेंगे, संघ एवं राज्यों के मध्य सेवाएं, किसकी बात करता है, सेवाओं की बात करता है कि कौन सी सेवाएं कहां पर होंगी, कौन सी केंद्र सरकार की सेवाएं होंगी जो राज्यों में लागू होंगी, कौन सी राज्य सरकार की सेवाएं होंगी जो राज्यों में लागू होंगी, इनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, कौन नियुक्ति, कौन इनको हटाएगा, अन्य सारे इनके क्या सुविधाएं होंगी, उन सारी चीजों का वर्णन करता है कौन सा भाग, भाग 14। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323 तक, 323 तक इसमें बढ़ लेते हैं, आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक। क्लियर हो रहा है ना, भाग 14। अगला है भाग 15, संविधान का भाग
15। तो अगर हम भाग 15 की बात करें तो भाग 15 किसकी बात करता है? सॉरी, एक मिनट, हाँ, इसमें एक भाग और जोड़ा गया है, भाग 14 का। 14 का इसमें प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरणों को इसमें शामिल किया गया है। प्रशासनिक अधिकरण इसमें शामिल किए गए हैं। ये क्या होते हैं प्रशासनिक अधिकरण? तो आप देखेंगे, पहले तो इसका आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 323, आर्टिकल 323 का और ख को इसमें शामिल किया गया। और ये क्या होते हैं प्रशासनिक अधिकरण? तो आप देखेंगे कि न्यायपालिका पर भार को कम करने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कुछ प्रावधान ऐसे किए जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को ही न्याय करने का अवसर प्रदान कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी ही न्याय कर सकते हैं। तो उसी व्यवस्था को हम कहते हैं क्या? प्रशासनिक अधिकरण। यानी ऐसे क्षेत्र जिनमें न्याय करने का अधिकार प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारियों को ही दे दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? जैसे जमीनी विवाद है, तो जमीनी विवाद में न्याय करने का अधिकार किसका है? जिलाधिकारी और एसडीएम का है। यानी एसडीएम और जिलाधिकारी न्याय कर सकते हैं उसके अंदर। वो सारे न्याय न्यायाधीश या न्यायपालिका के पास ही नहीं जाते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रावधान हमने किए हैं जिससे न्याय को सही तरीके से और समय से पहले सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए प्रशासनिक अधिकरणों को हमने इसमें जोड़ा है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। अब बात करते हैं भाग 15। भाग 15, तो अगला जो भाग है वो है भाग 15। और भाग 15 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। अब देखो, ध्यान रखो, निर्वाचन आयोग, और इसमें अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, 329 तक इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक किसका प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आप देखेंगे, थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे जितने भी आपने संघ के अधिकारी देख लिए, संघ में जैसे प्रधानमंत्री है, संघ में जैसे राष्ट्रपति है, संघ में उपराष्ट्रपति है, राज्य में सांसद है, संघ में ही क्या है? सांसद है। क्लियर हो रहा है ना? ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका में कौन था? मुख्यमंत्री है। राज्य की कार्यपालिका मुख्यमंत्री है। कौन है? विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। तो इनका चुनाव किस तरह से होगा? इनको कौन चुनेगा? कैसे चुनाव होगा? क्या सारी चीज होंगी? इसके लिए कौन सा भाग दिया है? भाग 15 किसकी बात करता है? निर्वाचन आयोग की बात करता है। और वो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। कोई समस्या किसी को? अगला है भाग 16। अगला क्या है? भाग 16। और अगर हम भाग 16 बात करें तो ये कुछ वर्गों के संदर्भ में, कुछ वर्गों के संदर्भ में विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। विशेष प्रावधान, कुछ विशेष वर्गों के संदर्भ में विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। करने से संबंधित है, करने से संबंधित। ठीक। यानी ये राज्य को और केंद्र को ये भाग को अधिकार देता है कि कुछ विशेष वर्ग हैं, उनके लिए आप कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो वो है आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक। यानी इसमें आप देखेंगे कि जैसे SC ST वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, महिला वर्ग है, विकलांग है, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, तो ये क्या है? कुछ विशेष वर्ग हैं और इनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए क्योंकि ये अन्य सामान्य लोगों से अलग हैं। तो इस तरह के प्रावधान करने की शक्ति देता है कौन सा? भाग 16। क्लियर हो रहा है ना? ठीक। इसमें आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 330 से लेके कहां तक? 342 तक। क्लियर। अगला है भाग 17। अगला क्या है? भाग 17। और भाग 17 जो है वो किसकी बात करता है? तो राजभाषा की बात करता है। किसकी बात करता है? राजभाषा की बात करता है भाग 17। ठीक। राजभाषा क्या होगी, कैसे इसका संचालन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीजों की बात करता है।
आर्टिकल भाग 17 और आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक, 351 तक। ठीक, इस वाले भाग को हम हिंदी वाली क्लास में कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना पूरा, क्योंकि ये हिंदी से ही संबंधित है, राजभाषा से सब, तो पूरा हिंदी वाली क्लास में कवर कर लेंगे, यानी कवर करेंगे इसको। क्लियर हो रहा है ना? आगे अगला है भाग 18। अगला क्या है? भाग 18। भाग 18, तो भाग 18 आपातकालीन प्रावधान किसकी बात करता है? आपातकालीन प्रावधान की बात करता है। आपातकालीन प्रावधान, ठीक, आपातकालीन प्रावधान की बात करता है आपका भाग 18। और आर्टिकल अगर आप देखेंगे इसमें, तो आर्टिकल 352 से लेके कहां तक? 360 तक। ठीक है, इसमें सारे प्रावधान है कि कब 352 लगेगा, कौन सा आपातकाल होगा, कब 356 लगेगा, कब 360 लगेगा, इन सारी चीजों की बात करता है। तो ये है भाग 18। अगला जो भाग है, अगला जो भाग है वो है भाग 19। भाग 19, क्लियर? तो भाग 19 अगर हम बात करें तो प्रकीर्ण है इसमें। क्या है? प्रकीर्ण। प्रकीर्ण, तो ध्यान रखो, इसको आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रकीर्ण यानी इसमें जो पॉइंट छोटे गए हैं, कुछ छूट चुके हैं इनमें, तो उनको सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, उसी को हम कहते हैं प्रकीर्ण। समझ में आ रहा है? तो इसमें इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें अगर आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 361 से लेके 367 तक इसमें वर्णित है प्रकीर्ण भाग में। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद है भाग 20। और भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 में वर्णित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस तरह से संविधान संशोधन होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं भाग 20 में। और इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368। क्लियर हुआ? ठीक, अब दो भाग और आपके बचे हैं, उनको और देख लेते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें? आर्टिकल 368 में। आगे अगला देखेंगे भाग, अगला जो भाग है वो क्या है? भाग 21। तो भाग 21 की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि अस्थाई और संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थाई एवं संक्रमणकालीन उपबंध, स्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है किसमें? भाग 21 में। इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंधों का क्या मतलब है? इनका वर्णन आप देखें पहले, तो वर्णन है आर्टिकल 369 से 392 तक। आर्टिकल 392 तक। इसका मतलब क्या है कि जैसे कभी कोई पेंडेमिक स्थिति आ जाए, समझ में आ रहा है ना? जैसे कोरोना आया था, तो उस कोरोना के समय पर क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे, सरकार क्या कर सकती है, उन सब का वर्णन किसमें है? भाग 21 में। इन्हीं को कहते हैं अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधान या उपबंध। जैसे कहीं भूकंप आ जाए, बड़ी तबाही हो जाए, समझ में आ रहा है ना? बड़ी तबाही हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकती है, क्या करनी चाहिए सरकार को, इसका वर्णन किसमें किया गया है? भाग 21 में। इसी को कहते हैं अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जब तक वो पेंडेमिक स्थिति रहेगी, जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी, पेंडेमिक स्थिति रही तब तक तो लॉकडाउन रहा, और फिर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो वो स्थायी नहीं है, वो क्या है? अस्थायी है। तो अस्थायी प्रावधान है आर्टिकल भाग 21 में है। और अंतिम भाग है भाग 22। अंतिम जो भाग है वो है क्या? भाग 22। और भाग 22 की अगर हम बात करें तो इसमें है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम कॉमा प्रारंभ, या संक्षिप्त नाम, ऐसे ही लिख लो, संक्षिप्त नाम। और इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल देखेंगे आप, आर्टिकल 393 से लेके आर्टिकल 395 तक। आर्टिकल 395 तक। क्लियर हो गया? तो सारे भाग आपके कंप्लीट हो गए। कोई समस्या किसी को? ठीक, यहां तक सारे भाग आपके कंप्लीट हो गए।
ठीक।